क्या क्या लिखा देते इसमें? लूज हाउसिंग सिस्टम में, खुली आवास व्यवस्था में बस इकाई लिखा दी थी। अच्छा चलो, मतलब ये हो गया था लगभग। तो अब हेडिंग डालिए आपने, पारंपरिक आवासीय व्यवस्था यानी कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। तो आज अपन बात करेंगे पारंपरिक आवासीय व्यवस्था की। पारंपरिक आवासीय व्यवस्था, इसे अपन बोल देते हैं कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम। कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम क्या होता है ये? यानी कि इस व्यवस्था में पशु को आवास या शेड के अंदर रखा जाता है। ठीक है, यानी उसका कोई आवास होगा या टिन शेड जिसको हम बोलते हैं या छप्पर बना देते हैं, उसके अंदर जो है पारंपरिक आवासीय व्यवस्था में, यानी कि कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि उसको कहाँ रखेंगे अपन? किसी शेड या भवन के अंदर रखेंगे। और उसमें भी कैसे रखेंगे? उसको बांध कर रखेंगे, है ना। उधर बांध कर नहीं था, छाया तो वहां पे भी हो सकती थी, लेकिन वहां क्या रहते थे? खुले रहते थे, पशु चरते रहते थे। यहाँ पर पशु क्या रखा जाएगा? बांध के रखा जाएगा। दूसरी बात, भवन पूरी छत वाला होगा। अब ये पॉइंट क्यों लिखना पड़ा? इसलिए लिखना पड़ा कि वहां तो अपन का पेड़ भी चल जाया करता था इसमें, वहां पर मतलब कहाँ पर खुली जो व्यवस्था थी उसमें, लेकिन यहाँ पर तो पूरी छत वाला होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई हाँ आप भी बोलते हो हाँ ये शेड ही तो है, पेड़ के नीचे बांध दो। पेड़ के नीचे बांधने वाला तो क्या हो जाएगा? आपको खुली वाला हो जाएगा, है ना। ओपन हाउसिंग सिस्टम था। यहाँ आपको क्या होगा? पूरी तरह क्या रहेगी भाई? छत रहेगी। छत रहेगी पूरी, तो वेंटिलेशन आपको रखना पड़ेगा पशु के लिए। तो वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आपने अंधेर गवार कोई बना दिया और जहां पर हवा पानी नहीं आ रहा, है ना। तो पशु के लिए क्या चाहिए? प्रॉपर वहां पर क्या होना चाहिए? वेंटिलेशन। वेंटिलेशन मतलब होता है कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में रोशनी भी आए और पर्याप्त मात्रा में हवा भी आए। अब ये जो व्यवस्था उस व्यवस्था से सस्ती है कि महंगी है? तो ये व्यवस्था महंगी है, व्यवस्था तुलनात्मक महंगी व्यवस्था है ना। यानी ओपन शेड से ये तुलनात्मक क्या भाई? महंगी व्यवस्था है। फिर यह है हर मौसम हेतु उपयुक्त होनी चाहिए। उपयुक्त होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सर्दियों के लिए तो बढ़िया गर्म रहती है, लेकिन गर्मियों में वैसे गर्मी से मर जाए पशु, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यानी कि यदि सर्दियों में सर्दी से बचाव है तो गर्मियों में उसको गर्मी भी ज्यादा ना लगे, धूप से भी बचे और गर्मी भी ज्यादा ना लगे। ऐसे नहीं कि भाई भयंकर गर्मी पड़ रही है इसलिए समस्या ज्यादा हो जाए पशु के, है ना। तो ये तो कॉमन सी बात है। यानी कि भाई पारंपरिक आवासीय व्यवस्था की अपन देखते हैं तो कि इस व्यवस्था में पशु को आवास और शेड के अंदर रखा जाता है। भवन पूरी छत वाला होता है, वेंटिलेशन की प्रॉपर व्यवस्था होती है और ये व्यवस्था तुलनात्मक क्या होती है? महंगी होती है और हर मौसम हेतु उपयुक्त होनी चाहिए। यानी कि सभी मौसमों के लिए वो क्या होनी चाहिए? उपयुक्त होनी चाहिए। कई बार नहीं कहते वातानुकूलित, तो वातानुकूलित का मतलब ये होता नहीं, ये नहीं होता कि भाई गर्मियों में एसी लगेगी उसी को वातानुकूलित बोलते नहीं। गर्मियों तो एसी चलेगी, लेकिन सर्दी ज्यादा पड़ रही तो फिर हीटर भी चलेगा, उसको बोलते हैं वातानुकूलित। हमने तो वातानुकूलित अपन केवल इससे मान लेते गर्मी में एसी रहेगी, नहीं। गर्मी में एसी से मतलब नहीं वातानुकूलित का। वातानुकूलित मतलब वातावरण के अनुकूल, जैसा वातावरण उसके अनुकूल आपका वो आवास रहेगा। तो अपन उसको एक बार हम ये भी बोल सकते हैं
की जो पारंपरिक व्यवस्था होती है ये क्या होनी चाहिए, वातानुकूलित व्यवस्था होनी चाहिए। अब इसे भी अपन ने कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था, नहीं क्या, यानी जो अपनी कन्वेंशनल व्यवस्था है उसको भी अपन क्या भागों में बांटा, 2 भागों में। यानी पारंपरिक जो व्यवस्था है उस पारंपरिक व्यवस्था को अपन 2 भागों में बांटेंगे, सिंगल और डबल। एकल और डबल लिख देते। तो अब एकल और डबल में क्या प्रमुख अंतर है, एकल व्यवस्था यानी एकल में क्या होगा, एक ही पशु एक लाइन में रहेगा, और डबल में 2 पशु रहेंगे जो फेस टू फेस भी रह सकते हैं और टेल टू टेल भी रह सकते हैं। तो एकल पंक्ति व्यवस्था बोल सकते हैं, एकल पंक्ति व्यवस्था, और उसको डबल पंक्ति व्यवस्था। मोटे मोटे अंतर, लेकिन पहला अंतर क्या हो जाएगा, इसमें पशु एक ही पंक्ति में रहते हैं, इसमें पशु दोहरी पंक्ति में रहते हैं। यानी कि एकल पंक्ति वाला पशु क्या रहेगा, एक पंक्ति में रहेगा, और डबल पंक्ति वाला पशु क्या रहेगा, डबल पंक्ति में रहेगा। या गायों की या पशुओं की संख्या कम रहती है, इसमें क्या रहेगा, पशुओं की संख्या क्या रहेगी, यहाँ ज्यादा रहेगी। भाई ज्यादा इसलिए डबल पंक्ति की, यहां कम से कम कितने पशु होंगे, कम से कम 10 पशु, ये मिनिमम है यूं, और यहां कम से कम 80 पशु। डबल पंक्ति में आपको रखना है, मतलब ये एक ऑथेंटिक सिटी है। बाकी तो आप 2 भी गाय भैंस को सामने बांध दो तो बांध दो यूं को, लेकिन हमारे तो दोनों सामने सामने ही है, इधर गाय और इधर भैंस है, तो आप तो आप हो, है ना। ये जो नियमावली वाली बात है वो ये है कि कम से कम 10 पशु हैं तो उसको पंक्ति में रखेंगे, और दोहरी पंक्ति में कम से कम कितने होने चाहिए, 80 पशु। वैसे बांध कितने को भी रख सकते हैं, ये कोई नियम नहीं है ना, लेकिन फिर भी क्योंकि व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है उसके अनुसार। अब इसमें क्या होगा भाई, दीवार के सारे रहेंगे एक्स, और इसमें दीवार की सारी समान अंतर रहेंगी, तो अब तो कोई ज्यादा अंतर है नहीं इसमें। इसको अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसको तो बांटा था 2 भागों में अपन, है ना। जो दोहरी व्यवस्था है यही लिख देता हूँ, इसको एक बार यही छोड़ दो, अलग ले लेते हैं। डबल पंक्ति व्यवस्था। अब जो डबल पंक्ति व्यवस्था थी इसको भी अपन कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था ना। इसमें फेस टू फेस और टेल टू टेल, यही था। टेल टू टेल और फेस टू फेस। टेल टू टेल और फेस टू फेस। अब देखो, टेल टू टेल वाला मैंने आपको डायग्राम बता दिया था, फेस टू फेस वाला बता दिया था, बताया था ना। अब इन दोनों में अंतर देख लेते हैं। देखो इसे टेल सिस्टम कहा जाता है, तो इसे बोलेंगे अपन फेस सिस्टम कहा जाता है। पहला पॉइंट, जैसा नाम वैसा पॉइंट, ठीक है। यानी ये टेल टू टेल है इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं, इसको टेल सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। और वो फेस टू फेस है इसलिए क्या बोलेंगे अपन, फेस सिस्टम बोलेंगे।
अब टेल टू टेल है तो चेहरा एक दूसरे के विपरीत होगा कि चेहरा सामने होगा? विपरीत होगा। तो इसमें क्या होगा? इसमें चेहरा एक दूसरे के विपरीत, और इसमें क्या होगा? चेहरा एक दूसरे के सामने। इसमें चेहरा एक दूसरे के सामने, ठीक है। यानी फेस टू फेस में जो फेस सिस्टम है इसमें चेहरा एक दूसरे क्या होगा? सामने होगा, और इसमें चेहरा क्या होगा? एक दूसरे के विपरीत होगा। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें अपन? इसमें लिख सकते हैं अपन, इसमें पूंछ एक दूसरे के समानांतर है, या अपन कहें एक दूसरे की पूंछ से स्पर्श करेगी। यूं एक दूसरे की पूंछ से स्पर्श कर सकते हैं। इसमें पूंछ विपरीत होती है। पूंछ क्या होती है? विपरीत दिशा में। इसमें पशु टेल टू टेल है, एक दूसरे से आसानी से जलन नहीं रखता। बताओ, पशुओं में जलन होती है? बिल्कुल होती है। दिखता ही नहीं, कैसे जलन रखेगा? मेरे सामने कौन बैठा हुआ है? इसमें पशु अन्य से जलन रखता है। अब इस पॉइंट के आधार पे कह सकते हैं अपन कि ज्यादा अच्छी व्यवस्था कौन सी है? टेल टू टेल, है ना? कौन सी है? लेकिन जो बड़ी बड़ी डेयरी होती है उनके पास में जो स्पेस होता है उसके अनुसार वो उपयोग में लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं कैसा क्या है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि राशन, जैसे मान लो इनको चारा देना है, तो कौन सी विधि में आसान रहेगा चारा देना? फेस टू फेस में कि टेल टू टेल? बताइए। भाई टेल टू टेल में एक तो गाय इधर है, एक गाय इधर है, इसका चारा इधर डालना पड़ेगा, इसका चारा इधर, और इसमें क्या है? इधर और इधर। तो आसानी से एक ही व्यक्ति इधर डालता जाएगा, इधर डालता जाएगा। बड़ी बड़ी मशीन होती है उनके पास, तो आसान कौन सा रहेगा? फेस टू फेस में। इसमें भोजन चारा देने में समय लगता है। इसमें भोजन चारा देने में कम समय लगता है। कम समय लगता है। फिर बात कर सकते हैं कि भैया इन दोनों में से मान लो कोई श्वसन संबंधी रोग है, पशु में श्वसन संबंधी कोई रोग है, तो रोग श्वसन संबंधी रोग टेल टू टेल में जल्दी फैलेंगे या फेस टू फेस में जल्दी फैलेंगे? फेस टू फेस में, क्योंकि श्वसन संबंधी रोग जल्दी फैलेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि इसमें श्वसन संबंधी रोग एक से दूसरे में आसानी से
हो जाते हैं, एक दूसरे में आसानी से हो जाते। कौन से? श्वसन टू श्वसन, क्योंकि उनके माउथ एक दूसरे के क्या होते हैं? पास में होते हैं, इस कारण से इधर लिख सकते हैं कि श्वसन संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। श्वसन संबंधी बीमारी एक दूसरे से नहीं फैलती, एक दूसरे से नहीं फैलती। एक फायदा तो एक नुकसान भी है, ठीक है भाई। इसलिए यानी विधि कोई भी अपनाओ, कोई ना कोई आपको अच्छा मिलेगी, कोई ना कोई आपको क्या मिलेगी? कमी मिलेगी उसमें। ठीक है, ये मुख्यतः आपके अंतर इन दोनों में होते हैं। तो आसान आसान है, कोई अंतर कोई बहुत भयंकर नहीं है कि हाँ भैया क्या होगा, कैसे याद करेंगे, क्या नहीं याद करेंगे। सिंपल सिंपल डिफरेंस है इसके, यानी कि डबल पंक्ति जो व्यवस्था है, दोहरी पंक्ति व्यवस्था जो है, उसको अपन टेल टू टेल और फेस टू फेस में विभक्त करते हैं। अब बात करते हैं अपन कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम की इकाइयां। कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम इकाई, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम की इकाइयों से क्या तात्पर्य है? एक तो होगा इसमें काविंग बॉक्स। काविंग बॉक्स क्या होता है? ओपन में भी देखा था अपन ने। अरे काविंग किसको बोलते हैं? जो गाय ग्याबिन है, प्याने वाली जो, तो ग्याबिन गाय हेतु अलग से व्यवस्था। और ये जो कन्वेंशनल हाउस सिस्टम में ये 100 एक साथ करनी पड़ती है, मतलब ये नॉर्म्स में आता है कि एक यूनिट का मतलब हो गया कि 100 गाय हेतु व्यवस्था करना, है ना। यानी कि 100, जैसे मान लो पंक्ति बना दी उन्होंने, ये इधर 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 इधर, तो एक ये पूरा टिन शेड, जैसे मान लो फेस टू फेस कर दिया इनका, तो एक पूरा टिन शेड कैसे हो गया? सारा सारा ग्याबिन पशु के लिए हो गया, काविंग बॉक्स हो गया ये। समझ गई बात आपको? यानी कि कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में 100 गाय जो है एक साथ रखी जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? काविंग बॉक्स। और वो भी कोसी ग्याबिन जो भैंस है, यानी जो ब्याने वाली है, गाय या भैंस। अब चूंकि इतने पशु रहते हैं तो इनमें कोई संक्रमण भी हो सकता है, बीमारी भी फैल सकती है, तो दूसरी इनमें व्यवस्था रखनी पड़ेगी आपको, आइसोलेशन सेंटर खोलने पड़ेंगे इनके लिए। क्या? आइसोलेशन, आइसोलेशन सेंटर। आपने कोविड में सुना होगा ना, आइसोलेशन सेंटर, पकड़ पकड़ जिनके कोविड पॉजिटिव आते उनको आइसोलेट कर दिया जाता था अलग। तो आइसोलेशन का मतलब क्या हो गया? क्यों करेंगे? क्योंकि इतने सारे पशु एक साथ रहते हैं, यदि किन्हीं पशुओं को यदि बीमारी हो गई है तो उन पशु क्या करना पड़ेगा? अलग रखना पड़ेगा। अलग नहीं रखोगे तो क्या हो जाएंगे? वो भी उन दूसरे पशु से क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। तो आइसोलेशन सेंटर का मतलब हो गया कि बीमार पशुओं को स्वस्थ पशु से अलग रखना। अलग रखना क्यों रखना? वरना तो वो दूसरे पशु क्या कर देगा? बीमार कर देगा। तो इसको हम क्या लेंगे? आइसोलेशन सेंटर या आइसोलेशन बॉक्स। ठीक है। फिर है एक बुल शेड। बुल शेड यानी कि वयस्क नर सांड बोल दीजिए या भैंस हेतु अलग से व्यवस्था। ध्यान रखना, उन गाय या भैंस के साथ वो साथ में नहीं रह सकता, है ना। उसको क्या करनी पड़ेगी? अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रख लेना। कि काविंग बॉक्स में रखी जाएगा ऑप्शन ए ग्याबिन गाय, गाय और
बुल शेड, तो बुल शेड को नहीं रख सकते, बुल को नहीं रख सकते वहां पर, है ना। उसको तो क्या करना पड़ेगा आपको, अलग से उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे ही यंग स्टॉक शेड, यानी जो जवान है उनके लिए भी अलग से व्यवस्था रखनी पड़ेगी। यंग स्टॉक शेड, जवान पशु हेतु अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। वैसे आपने कभी यदि ऐसी कहीं डेयरीज में गए हो तो आपको देखा होगा कि बिल्कुल अलग अलग सेपरेट रहते हैं, है ना। दूध देने वाली गाय अलग रहती हैं, जो सांड है वो अलग, आपको खुले में कहीं अलग ही एक कमरा होगा उनका, उसमें रखते हैं उसको, है ना। और जो जवान नर पशु हैं उनको अलग रखा जाता है, जो भी गैबिन है उनको अलग रखा जाता है, वरना तो मार मार भी देते एक दूसरे को, गिरा देते, गिर जाती, लग जाती। जैसे मान लो कोई गैबिन भैंस है, गाय है, और उसको जो है किसी अन्य पशु ने गिरा दिया तो वो तो खराब हो जाएगी ना। इसलिए इन सब के लिए क्या की जाती है, अलग अलग व्यवस्था की जाती है। एक शब्द आता है आपका मैनेजर। मैनेजर, अब मैनेजर वो गाय भैंस को मैनेज करने वाला नहीं, मैनेजर का मतलब है चारा रखने का स्थान, रखने का स्थान। भाई आप इतने गाय भैंस रख रहे हो तो ऐसे थोड़ी रोजाना रोजाना चारा हरा लेकर आओगे, सूखा चारा रखा जाएगा, उसको स्टोर कहाँ करोगे, यानी एक प्रकार से अपन कर सकते हैं चारा का स्टोर रूम, चारा का स्टोर रूम। ये थोड़ी इनको बात चलो चरने के लिए छोड़ दिया, चराओ और शाम को पकड़ के बांध देंगे, दूध निकाल लेंगे, इनको तो बांध के रखना पड़ेगा। तो इनके लिए क्या रखना पड़ेगा आपको, चारा भी इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए चारा डालने की जो उचित जगह है उसको अपन बोलेंगे मैनेजर, है ना। उसके बोलेंगे अपन मैनेजर कहेंगे भैया। तो ये अपनी एक प्रकार से कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम इकाई होगी, है ना। काविंग बॉक्स चाहिए, आइसोलेशन सेंटर चाहिए, बुल शेड चाहिए, यंग स्टॉक शेड चाहिए और मैनेजर, ये सारी सारी किस्में आएंगी आपकी कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम इकाई में आएगा। अब बात करते हैं अपन, ये गाय भैंस के लिए था मुख्य रूप से। अब बात करते हैं भेड़ बकरी की आवासीय प्रबंधन। भेड़ बकरी का आवासीय प्रबंधन। अब भेड़ बकरी की आवास को तो क्या बोलते हैं, वैसे तो पैन बोलते हैं। आवास जहां रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, पैन ही तो बोलते हैं। पढ़ा रखा, आप बताया कि भूल गए, क्या बोलते हैं उसको, पैन बोलते हैं। अब भेड़ बकरी को रखने के लिए कोई विशेष तो आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी अपन ये कह सकते हैं कि भेड़ बकरी की आवास के लिए पैन की जो ऊंचाई होनी चाहिए वो 300 मीटर होनी चाहिए। यानी भेड़ बकरी कई बार आवास में इस प्रकार से रखी जाती है, जैसे मान लीजिए कि ये एक आपका बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के आपने क्या कर दिए, एक ही होल है बड़ा, इसके दो सेपरेशन पोर्शन बना दिए आपने, कुछ भेड़ बकरी यहाँ रहेंगी, कुछ भेड़ बकरी यहाँ रहेंगी, यदि उनको परमानेंट आवास से अच्छी व्यवस्था देनी है तो। बाकी तो खेतों में बैठी रहती, लेकिन जो कई बार मौसम खराब रहता है, ऐसी स्थिति में क्या करोगे, ऐसी स्थिति में उनको भेड़ बकरी की जो आवासीय प्रबंधन जो पैन जो कहलाता है, वो कहलाता है कि भेड़ बकरी की आवास की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 300 मीटर। भेड़ बकरी की आवास की ऊंचाई, आवास की ऊंचाई, आवास का मतलब हो गया पैन, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 300 मीटर। तीन सौ मीटर नहीं, 300 सेंटीमीटर, मीटर तो बहुत हो जाएगी, 300 सेंटीमीटर। तो इन भेड़ बकरी की आवास की ऊंचाई यानी पैन की ऊंचाई कितनी ऊंचाई भी 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर है भेड़ बकरी को सामान्यतः फ्लोर सिस्टम, फ्लोर
सिस्टम से रखा जाता है, यानी कि 1 to 1 फ्लोर पे रखा जाता है, तो उसमें बोलते हैं फ्लोर सिस्टम। अब गाय भैंस को थोड़ी फ्लोर पे ले जाओगे, एक के ऊपर दूसरी गाय को थोड़ी सीढ़ी से ढक ले, बकरी तो आ जाती है ना, बकरियां तो रैंप चढ़ लेती हैं, रैंप बना के रखे जाते हैं, वहां बकरियां चढ़ जाती हैं, लेकिन गाय भैंस नहीं चढ़ पड़ती, जो चढ़ भी गई तो उसमें खुर टूट जाते हैं, है ना, गिर जाएंगी, पड़ जाएंगी। तो फ्लोर सिस्टम यानी कि भेड़ बकरी को सामान्यतः फ्लोर सिस्टम में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? फ्लोर सिस्टम में रखा जाता है। बस यही आपको ध्यान रखना है। फिर इसी में लिख देते अपन सुअर की व्यवस्था। सुअर की व्यवस्था कैसे रहेगी भाई? ये तो भेड़ बकरी का आवासीय प्रबंधन हो गया। सुअर की व्यवस्था के लिए याद रखो कि सुअर की आवासीय ऊंचाई होगी वो 200 से 250 सेंटीमीटर होगी। सुअर की आवास की ऊंचाई 250 से 300 सेंटीमीटर। सुअर की आवास की ऊंचाई कितनी रहेगी? 250 से 300 मीटर रहेगी। अब बात करेंगे अपन मुर्गियों की आवास की, वो इंपॉर्टेंट है। पोल्ट्री के आवास की व्यवस्था। मुर्गियों की आवास की व्यवस्था किस प्रकार से की जाएगी? तो मुर्गियों का जो आवास है, ये व्यवसाय है, वो तो एक बहुत बड़ा रूप ले चुका वर्तमान में। अपन कह सकते हैं कि मुर्गियों का व्यवसाय वर्तमान में बड़ा रूप ले चुका है। इसका मतलब अब मुर्गियां ये तो है नहीं कि कोई 10, 20, 50, 100, 50 पाएगा। मुर्गियां जो पालते हैं, मुर्गी जो पालन करते हैं, कुक्कुट पालन करते हैं, उनके वहां मुर्गियां आपको हजारों में मिलेगी, 10,000, 15,000, 20,000, है ना, 50,000 मुर्गियों को जो है वो एक एक बेड़ा रख दें। तो यानी मुर्गियों का जो व्यवसाय है वर्तमान में क्या ले चुका है? एक बड़ा रूप ले चुका है। अब इतनी जो आपको 50,000 मुर्गियां रखनी है, तो उनको बहुत ही सिस्टमेटिक वैज्ञानिक तरीकों से उसको रखना पड़ेगा, है ना। ये थोड़ी एक कमरा ले लिया उसमें छोड़ दिया आपने, है ना, आपस में एक दूसरे को मार देंगी वो, है ना। और मुर्गियां भी तो आपस में लड़ती है। हाँ, जब उनमें नमक की कमी हो जाती है, NaCl कमी हो जाती है, तो मुर्गी आपस में क्या करती है? लड़ मरती हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यवसाय ले चुका है। अतः इन्हें रखने हेतु वैज्ञानिक विधियां अपनाई जाती है। कौन सी विधि अपनाएंगे? वैज्ञानिक विधियां। सामान्य ये नहीं कमरे में लाके अपन ने रख दिया। अब वो कौन कौन सी विधियां हैं उन पर अपन बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विस्तृत प्रणाली, फ्री रेंज विस्तृत प्रणाली। विस्तृत प्रणाली, वैसे इससे नाम से पता लग रहा होगा भाई, विस्तृत प्रणाली का मतलब क्या है? फ्री रेंज हाउसिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्री रेंज हाउसिंग सिस्टम। फ्री रेंज हाउसिंग सिस्टम, फ्री रेंज हाउसिंग सिस्टम यानी हाउस मतलब घर, और घर के अंदर उनके क्या कर दो? खुला छोड़ दो। तो ये क्या कहलाता है? विस्तृत प्रणाली कहलाती है। अब ये विधि वर्तमान में कारगर नहीं है, क्योंकि इसमें आप 50 मुर्गी रख सकते हो, 100 मुर्गी रख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, है ना। बहुत सारी मुर्गी आप एक साथ नहीं रख सकते। इसका मतलब ये प्राचीन विधि है और बहुत ज्यादा काम की नहीं है। तो क्या लिखेंगे? यह है मुर्गी पालन की प्राचीन विधि है।
इसमें मुर्गियों को घर या कमरे में खुला रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? खुला रखा जाता है, यानी कि फ्री रहती हैं, है ना, अपनी मनोवृत्ति से घूमती फिरती हैं। हेलो। हाँ, क्या बात कर रहे थे भाई? हाँ, अब खुला रखा जाता है। अब इसमें मुर्गियों की संख्या क्या रहेगी? कम ही रखनी पड़ेगी। तो यह है कम संख्या में मुर्गियों हेतु उपयुक्त है। कम संख्या यानी इसमें आप हजारों संख्या में मुर्गियां नहीं रख सकते, 10, 20, 50, 100 रख सकते ज्यादा से ज्यादा, वो भी खूब हो जाती है, 100 मुर्गियां भी खूब हो जाती है ना। दूसरी बात, अब इसमें मान लो आप ज्यादा रखो तो फिर बहुत सारा क्षेत्र चाहिएगा आपको, है ना, बहुत सारा क्षेत्र चाहिएगा, तो फिर इतना क्षेत्र लाओगे कहां से? तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस विधि में अधिक आवास की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी ये तो। भाई एक इस कमरे में जो है मैं मुर्गियां रखूं तो 50 रख दूंगा ये बड़े हॉल के अंदर, लेकिन इसी में यदि मैं कैद सिस्टम या वैज्ञानिक तरीके से रखूंगा तो 1000 भी रख सकता हूँ। वो तो खुली विधि क्या हो जाएगी आपकी? महंगी पड़ जाएगी, है ना। क्या पड़ जाएगी? महंगी, क्योंकि इसमें स्पेस की ज्यादा आवश्यकता होगी। इस कारण से क्या होगी? स्पेस की ज्यादा आवश्यकता। दूसरी बात, साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं रहेगा। साफ सफाई नहीं रह पाती है, नहीं रह पाती है, साफ सफाई नहीं रह पाती है। तो फ्री हाउसिंग रेंज सिस्टम समझ में आ गया आपको? क्या है आपको बता दूं, उसका डायग्राम मिल जाएगा नेट पे। ये देख लो, ये फ्री रेंज हाउसिंग सिस्टम है ना, जिसमें मुर्गियां खुली हैं। अब ये जैसे मान लो ये हाउस है, इसके अंदर ही खुले रखो या बाहर है ये, तो ये फ्री रेंज हाउसिंग सिस्टम है। एक पिंजरा वाला होता है, आपने देखे होंगे ना, एक के ऊपर एक, बहुत सारी मेथड्स आएंगे इसमें हम देखेंगे। तो ये एक पहला मेथड था, इसको हम बात की फ्री रेंज सिस्टम, है ना, फ्री रेंज सिस्टम। दूसरा आपको इसमें देखें जैसे कैद सिस्टम, यदि कौन सा होता है या कैसा होता है, तो वो देखो। दिख रहा कैद सिस्टम? ये रहा। नहीं, ये भी नहीं। ये केज सिस्टम दिख रहा है आपको? बहुत शानदार सिस्टम होता है। जैसे ये एक है ऊपर, फिर इसके ऊपर 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 रहती है, और इनके पास क्या तो बड़ा ये जालियां होती बड़ी बड़ी अच्छी। तो जैसे ये अंडा देते, अंडे भी नीचे की तरफ आ जाता अपने आप ही गुड़ के, और इनका भोजन भी सेपरेट रहता है। इनकी पानी की जो है ना, ये पानी भी लगा रहता है, इसको ये चोंच मार मार के पानी पी लेते। मैं देखा हुआ, मेरा आज मेरे राम शर्म जो मेरा मित्र एक, उसके वहां पर खूब बड़ा ये सिस्टम है। तो ये कैद सिस्टम होता है।
अब इसमें देखो कितनी सारी मुर्गियां हैं, अब इतनी मुर्गियों को खुला छोड़ो तो कितने स्पेस चाहिए, तो ये केज सिस्टम कहलाता है। आज के लिए तो इतना ही है, इस की बात कल कर पाएंगे अपन।